हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये ब्लैक बॉडी और ब्लैक सरफेस में क्या डिफरेंस है, तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे। अगर आप बच्चे पूछ रहे हैं सर अगर मैं ब्लैक टी शर्ट पहन लूँ तो मैं क्या ब्लैक बॉडी बन गया, तो आंसर है नहीं, आप ब्लैक बॉडी नहीं बने। तो आपने जो ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ वो बेसिकली क्या है, ब्लैक सरफेस है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर लड़कियां वो अबाया पहनती हैं, बुर्का, तो वो ब्लैक होता है, तो क्या वो ब्लैक बॉडी है? नहीं, वो ब्लैक बॉडी नहीं है, वो भी क्या है, ब्लैक सरफेस है। आपकी चेयर है, आपके पास किताब है, आपके पास पेन है, वो ब्लैक कलर की है, तो क्या वो आपका जो है बेसिकली ब्लैक बॉडी है? नहीं, वो ब्लैक बॉडी नहीं है, वो ब्लैक सरफेस है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पहले मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, फिर मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो भाई। तो बेसिकली यहां पर आप एक बात को समझिए कि अगर आपके पास एक ब्लैक सरफेस है तो ब्लैक सरफेस क्या करता है, अगर इस पर कोई भी विजिबल लाइट आकर के इंसिडेंट होती है, मैं विजिबल लाइट की बात कर रहा हूं। विजिबल लाइट में कौन आता है बच्चों? विबग्योर। कौन आता है? विबग्योर। पता होगा आपको ये। तो आपके अगर विजिबल लाइट अगर आके ब्लैक सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो ये विजिबल लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सरफेस को क्या बोलते हैं? ब्लैक सरफेस बोलते हैं। तो आप जो ब्लैक टी शर्ट पहनते हो ना, वो ब्लैक टी शर्ट बेसिकली ब्लैक बॉडी नहीं, वो क्या है? वो ब्लैक सरफेस है, क्योंकि जितनी भी विजिबल लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है वो पूरी की पूरी इसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। वो समझ आता है? ठीक। अब अगर आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है बच्चों, ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होती है उस पर कोई विजिबल लाइट आए, अल्ट्रा वायलेट आए, इंफ्रारेड आए, फार इंफ्रारेड आए, एक्सरे आए, भाई कोई भी लाइट रे आ जाए, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वो किसी भी तरीके के रे को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ आ रहा है डिफरेंस? क्लियर हो रहा है? तो ब्लैक बॉडी एनी टाइप ऑफ रेडिएशंस को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि आपका जो ब्लैक सरफेस होता है वो क्या करता है? ब्लैक सरफेस बेसिकली क्या करता है? आपके सिर्फ विजिबल जो आपकी लाइट होती है उसी को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग ब्लैक सरफेस कहते हैं। इसी वजह से कोई लाइट आपको अगर रिफ्लेक्ट करके देगा ही नहीं, सभी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको उसका कलर नजर आएगा ही नहीं, आप बोलेंगे वो ब्लैक है। समझ आ गया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो मैंने कपड़े पहने हुए, ये क्या व्हाइट बॉडी है? नहीं, ये व्हाइट बॉडी नहीं, ये व्हाइट सरफेस है। ये आपको व्हाइट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर जो बल्ब लगा हुआ है, वो बल्ब से जो लाइट यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो रही है, उसमें बेसिकली उसमें से क्या निकल रही है? व्हाइट लाइट निकल रही है। अब व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, पता है ना? 7 कलर होते हैं, विबग्योर होता है, वो 7 के 7 को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर मैंने जो पहना है, जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है, वो बेसिकली इसलिए आपको नजर आ रहा है क्योंकि कोई भी उसमें से 7 में से ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वो 7 के 7 जो यहाँ पर कलर आ रहे हैं या वेवलेंथ आ रही है, वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। वो कैमरे में जा रही है, फिर आपकी आंखों में जा रही है। वहां से बात समझ में आ रही? क्लियर है? कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है। बात समझ में आगे? क्लियर है? तो जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो कलर आपको नजर आता है। आपको अगर मान लीजिए कि आपको कोई, मेरे पास ये बॉटल है, ये बॉटल समथिंग येलोविश है, ठीक है ना, तो ये कलर आपको इसका इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जो यहाँ पर लाइट आकर के इंसिडेंट हो रही है उसमें से इसने बाकी वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये जो कलर है ना, इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वो आपकी आंखों में जाएगा और वो कलर आपको उसका नजर आएगा। समझ आता है? क्लियर हो गया? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आपके पास और एग्जांपल दूं, आपके पास अगर कोई पत्ता है, जो आपके पास लीफ होता है, पत्ता होता है, झाड़ का पत्ता, और आपको हरा इसलिए नजर आता है क्योंकि जो व्हाइट लाइट आकर के उस पर इंसिडेंट होती है उसमें से वो सभी एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से पत्ता आपको हरा नजर आता है। तो जो वो रिफ्लेक्ट करेगा वो आपको नजर आएगा। ये कलर क्या कर रहा है? सभी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको व्हाइट नजर आ रहा है। ब्लैक किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है विजिबल में से, तो क्या है? आपको ब्लैक नजर आता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ब्लैक सरफेस क्या करेगा? सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जबकि आपका ब्लैक बॉडी सभी तरीके की रेडिएशन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर हो गया? चलो भी, तो ब्लैक बॉडी अपन ने ली और ब्लैक बॉडी को अपन ने क्या कर दिया? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पर अपन क्या करेंगे? ब्लैक बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक क्या कर देंगे? हीट कर देंगे, मान लो T1 टेम्परेचर तक। अब ब्लैक बॉडी को गर्म करते गए। अब जब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट हो गया, इसने क्या कर दिया? एनर्जी गेन कर लिया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसके पास एनर्जी बढ़ गई। अब इस दुनिया में कोई भी सिस्टम ये चाहता है कि उसके पास एनर्जी कम से कम हो, तो ब्लैक बॉडी भी यही चाहेगा। ब्लैक बॉडी भी क्या करेगा? इसके पास भी एनर्जी को कम करना चाहेगा। तो एनर्जी कम कैसे करेगा? ये एमिशन स्टार्ट कर देगा। ब्लैक बॉडी क्या करेगा?
एमिशन स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा, एमिशन स्टार्ट कर देगा। समझ आ गया? अपन ने कोई ब्लैक बॉडी लिया, ब्लैक बॉडी को अपन ने हीट किया तो उसने सभी तरीके के रेडिएशन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आ गया? जितने भी टाइप के रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सभी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने से एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो अब क्या, कोई भी सिस्टम चाहता है उसके पास एनर्जी कम से कम हो, तो ब्लैक बॉडी भी क्या चाहता है, ब्लैक बॉडी भी ये चाहता है उसके पास एनर्जी कम से कम हो। एनर्जी कम करने के लिए वो क्या तरीका अपनाएगा, वो ये तरीका लेगा कि ब्लैक बॉडी एमिशन स्टार्ट कर देगा। अब जब वो एमिशन स्टार्ट करेगा तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, जो खाएगा वही निकालेगा, ये बताया था। तो यहां पर जो बेसिकली यहां पर क्या होगा, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो सभी तरीके के रेडिएशंस को, वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो सभी तरीके के वेवलेंथ्स को एमिट भी करेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो अगर उसने क्या कर दिया, सभी तरीके के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया तो सभी तरीके के रेडिएशंस को क्या करेगा, एमिट भी करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो रेडिएशंस निकलते हैं, रेडिएशन का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। मान लो ये λ1 वेवलेंथ है, मान लो इसका λ2 है, λ3, λ4 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? एंड सो ऑन, ठीक है ना? तो हर रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है, ध्यान रखिएगा। इसको हीट कर दिया, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी कम करने के लिए क्या करेगा, एमिशन स्टार्ट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो हर टाइप के रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। गौर से सुनिए, हर टाइप के रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा और हर रेडिएशन अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हर टाइप के रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा और हर वेवलेंथ क्या करेगा, अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा। अगर एनर्जी लेकर के बाहर ही नहीं निकलेगा तो एमिशन का मतलब ही क्या हुआ? वो यही तो चाहता है एनर्जी को बाहर फेंकूं। क्यों? एनर्जी ज्यादा हो गई, एनर्जी ज्यादा कोई सिस्टम करना नहीं चाहता। सिस्टम क्या चाहता है, एनर्जी कम से कम हो। तो हर वेवलेंथ के साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा है। अब मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बताता हूं कि मान लीजिए कि इसने क्या कर लिया था, 100 यूनिट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, मान लीजिए, ठीक। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हर रेडिएशन कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा है। तो मान लीजिए λ1 ने क्या कर दिया, 2 यूनिट की एनर्जी लेकर के बाहर निकला। λ2 क्या करता है, 1.5 यूनिट की एनर्जी लेकर के बाहर निकलता है। मान लीजिए या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, 4 यूनिट की एनर्जी लेकर के बाहर निकलता है। λ3 क्या करता है, 1 यूनिट की एनर्जी लेकर के बाहर निकलता है। λ4 क्या करता है, मान लीजिए 6 यूनिट की एनर्जी लेकर के बाहर निकलता है। और यहां पर होगा कोई λ5, मान लीजिए λ5 जो है, मान लीजिए ये क्या करता है, ये 70 यूनिट की एनर्जी लेकर के बाहर निकलता है। फिर λ6 होगा, वो क्या करेगा, कुछ 2 यूनिट की एनर्जी लेकर बाहर निकलेगा। λ7 क्या करेगा, 1 यूनिट की एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा। इसे समझ में क्या आ रहा है? इसे ये कैसे मिला अपने को, ये अपने को एक्सपेरिमेंट से मिला। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अपना ये था कि एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था हर वेवलेंथ पर, वो यूनिफॉर्म नहीं था। हर वेवलेंथ अलग अलग पार्ट ऑफ एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा था। कोई वेवलेंथ बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा था, कोई वेवलेंथ बहुत कम एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा था। एक ऐसा वेवलेंथ था जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा था। वो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकलता है, उस वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्बडा मैक्सिमम। लैम्बडा मैक्सिमम का ये मतलब नहीं है कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये मतलब नहीं है उसका। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसका ये मतलब है कि वो वेवलेंथ है ये जिसपे एनर्जी सबसे ज्यादा लेकर के बाहर निकली है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? लैम्बडा मैक्सिमम वो वेवलेंथ नहीं है, मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है। लैम्बडा मैक्सिमम वो वेवलेंथ है जिसपे सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर निकली है। समझ आया? क्लियर हो गया? अब मैंने इतना बेसिक एग्जांपल लिया है जिसे आराम से भेजे में जाता है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? फिर जो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसी को बोलेंगे हम लोग, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है? इसका ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर क्वांटम मैकेनिक्स में है, लेकिन आपके सिलेबस में वो है नहीं, तो इस वजह से डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा उस पर। मैं समझा तो बहुत डिटेल में समझा सकता हूं उसको, लेकिन जितना पार्ट दिया हुआ है आपके सिलेबस में पहले मैं उसको कवर करना चाहता हूं। तो यहां से एक बात अपने को समझ में आ गई है कि बेसिकली जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है तो वो एमिशन स्टार्ट करता है, और एमिशन जब स्टार्ट करेगा तो वहां से रेडिएशन निकलेंगे, और हर रेडिएशन कुछ ना कुछ वेवलेंथ और एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा। हर रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, वो कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा। लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा जो क्या करेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा, और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ या वो पर्टिकुलर रेडिएशन के वेवलेंथ को अपन लैम्बडा मैक्सिमम बोलेंगे। समझ आ गया? अब क्या, अब अपन ने क्या कर दिया, कोई ब्लैक बॉडी ली, वही वाली ब्लैक बॉडी ली, ये तो T1 टेम्परेचर पर रखा था, अब मैं उसको कोई T2 टेम्परेचर पर लेके जाता हूं। T2 टेम्परेचर मतलब क्या, ये टेम्परेचर T1 से ज्यादा है। अब मैंने क्या कर दिया, मान लो पहले 3000 केल्विन पे था, अब मैंने क्या कर दिया, उसको 5000 केल्विन पे लेकर गया। तो अब क्या हो रहा है, फिर से ये क्या करेगा, 5000 केल्विन मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया,
क्या करेगा, फिर एमिशन स्टार्ट करेगा। अब ये जब एमिट करेगा तो फिर से यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पहले क्या कर रहा था, जो लैम्बडा 5 था हमारा वो 70 यूनिट की एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अब लैम्बडा 3 क्या करेगा, लैम्बडा 3 मान लीजिए 75 यूनिट की एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा। मतलब क्या, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वही पर्टिकुलर वेवलेंथ ही अलग टेम्परेचर पे क्या करेगा, उतनी एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लैम्बडा 5 से और छोटी वेवलेंथ क्या करेगी, और ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो बेसिकली आपको समझना यहां पर ये है कि यहां पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे और छोटी वेवलेंथ क्या करती है, वो मैक्सिमम एनर्जी लेकर के बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और ऐसे कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ फिक्स भी नहीं है कि यही पर्टिकुलर वेवलेंथ ही क्या करेगी, लैम्बडा 5 वाली वेवलेंथ ही क्या करेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगी, ऐसा फिक्स नहीं है। समझ आ गया? कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक वेवलेंथ होगी जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगी। जैसे T1 टेम्परेचर पे लैम्बडा 5 ने सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकला, और T2 टेम्परेचर पे लैम्बडा 3 क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या, ये जो यहां पर वेवलेंथ और एनर्जी का अपन ने क्या कर दिया, ग्राफ बनाया, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाया। पर्टिकुलर ऑर्डर में वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को लगाने को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बेसिकली अगर आप किसी भी चीज को एक ऑर्डर में लगा देंगे तो आप उसको एक स्पेक्ट्रम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करते हैं, आप अपनी क्लासरूम में बच्चों को क्या करते हैं, हाइट के हिसाब से लगा देते हैं, तो वो क्या होगा, हाइट स्पेक्ट्रम, उसको हाइट का स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो यहां पर मैं वेवलेंथ को एक ऑर्डर में लगा दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है ना? तो स्पेक्ट्रम का मतलब बेसिकली एक ऑर्डर होता है। क्लियर हो गया? चलिए भाई आइए, तो यहां पर जो है, यहां पर देखिए, ये आपका यहां पर वेवलेंथ लैम्बडा है, और यहां पर आपका जो वेवलेंथ है ये आपका क्या है, इंटेंसिटी है। ठीक है, लैम्बडा, और यहां पर क्या है, इंटेंसिटी है। क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो अपन ने ग्राफ बनाया तो ग्राफ अपने को कुछ ऐसे मिला, ऐसे कुछ ग्राफ मिला, यानी एक पर्टिकुलर ऐसा यहां पर एक अपने पास वेवलेंथ आया लैम्बडा मैक्सिमम 1, जिसपे क्या थी, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा लेकर के बाहर निकला T1 टेम्परेचर पे। ठीक है ना? उसके बाद जब अपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया। मतलब क्या, अब क्या हो गया, अब जो अपने को वो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकल रहा था, अब वो वेवलेंथ कम हो गई जब अपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अपन ने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, यहां पर क्या हो गया, T2 ग्रेटर देन क्या है, T1 है। ठीक है, टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो अपने को जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकल रही थी वो वेवलेंथ और कम हो गई। अपने को लैम्बडा मैक्सिमम 3 जो है टेम्परेचर T3 पे ये मिला, तो T3 इज ग्रेटर देन क्या है, T2। मतलब क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो और छोटी वेवलेंथ क्या करेगा, मैक्सिमम एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा। तो यहां से अपने को क्या समझ में आता है बच्चों, यहां से अपने को समझ में आता है कि लैम्बडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे लैम्बडा मैक्सिमम क्या हो रहा है, और छोटा होता जा रहा है। यानी और छोटी वेवलेंथ क्या करती है, मैक्सिमम एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाती है। क्लियर हो गया? तो यही आपका क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसी को वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। कि बेसिकली क्या होता है, लैम्बडा जो कर्व होता है वो पीछे की तरफ क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो लैम्बडा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन कैपिटल टी। इसमें बी क्या है, बी जो है उसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, वीन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या है, वीन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये हो गया, और बी का जो वैल्यू है, इसके डायमेंशंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप लोग अपने बुक से देख सकते हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो आई होप मैंने आपको समझा दिया है कि एक ऐसी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जो क्या करेगी, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकल जाएगी। वो वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, यानी वो रेडिएशन की वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, लैम्बडा मैक्सिमम बोलेंगे। मैं लैम्बडा मैक्सिमम बार बार कह रहा हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसका मतलब ये है कि वो वेवलेंथ है जिसपे एनर्जी सबसे ज्यादा बाहर निकल रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, इसको दूसरा भी एक तरीका होता है इसको समझाने का, लेकिन अभी आपके बुक में जो दिया है वो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए भाई, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यही है कि लैम्बडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। क्लियर हो गया? तो आप लोग खुद से भी उसको लिख सकते हैं अपनी बुक में, और अपने टेक्स्ट बुक से रीड आउट कर सकते हैं उसको। ठीक है, आखिरी टॉपिक हमारा है, आखिरी टॉपिक है स्टेफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टेफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है, बहुत आसान है, जबरदस्ती बुक ने उसको क्या कर दिया और कॉम्प्लिकेटेड किया है। मुझे नहीं लगता कि इसको और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए था, बहुत आसान है इसको समझना।
स्टेफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बताता है? स्टेफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन आपको बताता है कि अगर आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है तो उसका जो एमिसिव पावर है ना, एमिसिव पावर बताया था मैंने, यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी is equals to emissive power of black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये क्या बोलता है कि emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। जो भी ब्लैक बॉडी का absolute temperature होगा उस पर डिपेंड करेगा कि बेसिकली इसका emissive power क्या है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो emissive power of a black body is equals to sigma t raised to 4। सिग्मा क्या है बच्चों? सिग्मा है स्टेफेंस कांस्टेंट। सिग्मा क्या है? स्टेफेंस कांस्टेंट। उसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ यूनिट जो है आप लोग खुद से बना सकते हो। अब यहां पर आपका एमिसिव पावर जो है, एमिसिव पावर क्या होता है? Q अपॉन A इंटू टी बता चुका हूं मैं। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। ये होता है ना एमिसिव पावर, यही होता है। तो यहां पर मैं क्या, ये अपने को पता है एरिया है, ये टाइम है, ये एनर्जी रेडिएटेड है। तो अगर मैं Q अपॉन टी यानी एनर्जी अपॉन टाइम करूं तो उसे वो क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4। यही तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। The power emitted per unit area by a perfectly black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। लेकिन वो आया यहां से है, तो मैं आपको और बेसिक चीज पे लेकर के जा रहा हूं। अब याद यहां ये करना, फिर यहां तक आ जाना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद अब कितना लॉस होता है, कितना गेन होता है हीट में, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको समझिए भी। तो अपने पास एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी बताइए क्या आया है? एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी क्या आया अपने पास? सिग्मा टी रेज टू 4 आया। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? ये होता है Q अपॉन A इंटू टी, और ये क्या आया? सिग्मा टी रेज टू 4। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैं यूनिट एरिया और यूनिट टाइम की बात करता हूं कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सिग्मा टी रेज टू 4। ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा Q। आप बोलेंगे Q कैसे हो गया? मैंने क्या बोला? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी एरिया को भी 1 मानना है, टाइम को भी 1 मानना है। तो बचेगा क्या? Q। तो Q क्या मिला आपको? सिग्मा टी रेज टू 4 मिल गया। तो Q क्या मिला? Q क्या मिला? सिग्मा टी रेज टू 4। ये आपका क्या है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी इतनी एनर्जी रेडिएट करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? अब मैं क्या करता हूं, उसको अगर एनक्लोजर में रख दूं ब्लैक बॉडी को, T0 एनक्लोजर में, इसको सराउंडिंग भी कह सकते हैं आप। आपने परफेक्टली ब्लैक बॉडी ली और T0 एनक्लोजर में रखा, तो इतनी एनर्जी वो एमिट कर रहा है, तो साथ ही साथ क्या करेगा? कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा। कितना एब्जॉर्ब करेगा? तो ये क्या है? उसी फॉर्मेट का लिखूंगा मैं इसको, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? सिग्मा टी नॉट रेज टू 4। कितना करेगा? सिग्मा टी नॉट रेज टू 4। जैसे एमिट कर रहा है सिग्मा टी रेज टू 4 क्योंकि टी टेम्परेचर तक हीट किया, वैसे अगर मैं क्या करता हूं, उसको टी नॉट सराउंडिंग में रखता हूं, टी नॉट टेम्परेचर के सराउंडिंग में रखता हूं या एनक्लोजर में रखता हूं, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम? सिग्मा टी नॉट रेज टू 4। तो अगर मैं नेट लॉस की बात करूंगा, नेट लॉस इन हीट, ठीक है, नेट लॉस ऑफ हीट, नेट लॉस ऑफ हीट की अगर बात करूंगा तो दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करेंगे, यही तो इतना क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है, उतना क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस सिग्मा टी नॉट रेज टू 4, तो बताइए क्या होगा? सिग्मा बाहर जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर? टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4। ये आपका क्या है? नेट लॉस आ गया है। ये नेट लॉस किसके लिए आया? एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आया। अब अगर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? ये सिंपलेस्ट पार्ट है, ये आपको एक्सप्लेनेशन कहीं मिलेगा नहीं, हर जगह आप कंफ्यूज होते रहते हैं। ये पार्ट याद रखना, जितना जिस हिसाब से वो रेडिएट कर रहा है उसी हिसाब से वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी करेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ठीक है ना? चलो भाई, अब क्या, अब अपन क्या करते हैं? फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अगर मुझे नेट लॉस लिखना है तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए मुझे बताओ ई का वैल्यू क्या होता है? ई अपॉन ई भी होता है। यानी क्या? E इज इक्वल टू क्या होता है? एमिसिव पावर इज इक्वल एमिसिविटी इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो E इज इक्वल टू क्या होता है? E इंटू ई भी होता है। ठीक है ना?
अब ये ऑर्डिनरी बॉडी की बात कर रहा है, ओ लगा देता हूं मैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, तो क्या होगा Q अपॉन क्या होगा A इंटू टी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, E इंटू ई बी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। अब क्या, अब मैं वही कहानी रिपीट करूंगा, यहाँ पर क्या होगा QB डिवाइड बाय A इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर क्या होगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो QO इज इक्वल टू क्या होगा E इंटू QB हो जाएगा। और QB अभी तो मैंने निकाला, कितना आया QB, कितना नेट लॉस आया बताइए, कितना नेट लॉस आया, कितना नेट लॉस आया, उसके नेट लॉस ये क्या होगा अमाउंट ऑफ हीट कितना हो जाएगा E इंटू यहाँ पर QB कितना था मेरे पास सिग्मा T⁴ था, QB कितना था सिग्मा T⁴, यानी ब्लैक बॉडी ने कितना क्या कर दिया एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहां तक मुझे बात समझ में आ गई है। तो इतना ब्लैक बॉडी ने क्या कर दिया, इस हिसाब से क्या कर दिया रेडिएट किया, सॉरी इस हिसाब से क्या कर दिया उसने रेडिएट किया। और उसने एब्जॉर्ब कितना किया बताइए, एब्जॉर्ब कितना किया था, एब्जॉर्ब उसने किया था सिग्मा T⁴, ठीक है ना। ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए मैंने लिखा है। अब मैं क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, लेकिन क्या करूंगा अब मैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की बात करूंगा, यहाँ पर रेडिएशन की यानी एमिशन की बात हो रही थी, ये एमिशन की बात हो रही है और ये एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जाएगा E सिग्मा T⁴। तो यहां पर नेट लॉस जब मैं लिखूंगा इसका नेट लॉस, आई होप समझ में आ रहा होगा, Q0 बस वही है, बस क्या लगा देने का आसान भाषा में, सिग्मा T⁴ आया था ब्लैक बॉडी के लिए, यहां पर सिग्मा T⁴ आया किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। बस ऑर्डिनरी के लिए क्या करना, E मल्टीप्लाई कर देना। तो नेट लॉस निकालना तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा E सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा मैंने कैसे लिखा है। मैंने क्या कर दिया, यूनिट एरिया यूनिट टाइम के लिए लिखा, तो ये 1 1 1 1 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, क्यू एमिशन के लिए लिखा, मतलब ऑर्डिनरी बॉडी कैसे एमिट करेगा, तो कैसे एमिट करेगा E इंटू सिग्मा T⁴। E क्या कहां से आया वो समझाया मैंने पूरा, ठीक है। फिर ऑर्डिनरी बॉडी एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, जैसे ब्लैक बॉडी सिग्मा T⁴ के हिसाब से कर रहा था, तो ये E इंटू सिग्मा T⁴ के हिसाब से करेगा। और नेट लॉस ये इसका आ जाएगा, नेट लॉस ऑफ हीट। क्लियर हो गया। तो स्टेफेंस लॉ जो है मैंने आपको बता दिया कि एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको ये फटाफट से बता दिया स्टेफेंस लॉ क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा दिया। जब इसमें बताने लायक का बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें उसमें आपको बता सकता हूं मैं, लेकिन सिलेबस जितना है उसी के हिसाब से कन्फाइंड हूं मैं, वरना क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से उसका रीजन भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जो वैसा बिहेवियर वो क्यों बता रहा है, एक पर्टिकुलर आपके पास वेवलेंथ ही क्यों है जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेकर के बाहर निकल रही है, ठीक है। आएंगे उसके ऊपर भी कभी मौका मिले अपने को। तो अभी फिलहाल तो जो आपके सिलेबस में दिया है वो तो मैंने आपको बता दिया, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, साथ साथ आपको मैंने स्टेफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन बता दिया। यहां पर आपका KTG चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट करवा दिया है, अब मैंने आपको रेडिएशन भी कंप्लीट करा दिया है। अब सॉल्व एग्जांपल्स इसके बच गए, न्यूमेरिकल्स यानी एक्सरसाइज की बच गई, और मुझे डाइफ्रैक्शन का पार्ट कराना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स कराना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। मैं बहुत जल्दी आऊँगा और वो सारा पार्ट कंप्लीट करा दूंगा, और इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक हम लोग हमारा टारगेट अचीव कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, बेफिक्र रहिए। ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ, और अच्छे से पढ़िए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।